नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है एक अलग बुनावट और अलग मिजाज के प्रोग्राम जिसका नाम हमने दिया है कार्यकर्ता कहीन। राजनीति खड़ी होती है कार्यकर्ता से और यहाँ सब कार्यकर्ता हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन जैसा होता है कि कुछ बातें बाद में सिर्फ कहने के लिए हो जाती हैं। वो लोग जो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए टॉप पर पहुंच जाते हैं वो अपने भाषणों में ये दोहराते तो बहुत हैं कि असली सच कार्यकर्ता है। लेकिन ये सवाल मैं रख रहा हूँ सबके सामने कि क्या वाकई वो कार्यकर्ता जो अभी भी सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ा है और वो कार्यकर्ता जो सबसे ऊंची सीढ़ी पर या शिखर पर है, उनके बीच का अंतर क्या बिल्कुल समाप्त है? ये बड़ा सवाल है। पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ताओं का ही एक मिला हुआ गुथा हुआ रूप है। लेकिन हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में उन युवाओं का प्रतिशत अभी भी बहुत कम है जो लाखों के पैकेज वाली नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। नौकरी से कई बार उनका मोहभंग होता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन फिर भी राजनीति उनके लिए ऑप्शन नहीं होती। ना उनकी कोई आइडियोलॉजी है और ना उनके पास कोई राजनीतिक दर्शन है। उन्हें सिर्फ ये मालूम है आज फला भैया के मुन्ना भैया के साथ उते जा रही, उते धरना प्रदर्शन हाथी, उते भोजन मिले, भोपाल में चलो देख भी लेंगे यार विधानसभा की ऐसी है, बिरला मंदिर कैसो है। ये राजनीति का स्वरूप है। तो इस कार्यक्रम को आप बहुत गौर से और बहुत गंभीरता से देखिएगा और इसमें आपको वो तमाम कार्यकर्ता मिलेंगे। हमारी तो कोशिश होगी कि जो शिखर पर बैठे कार्यकर्ता हैं अगर वो भी कार्यकर्ता बनकर बात करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे युवा कार्यकर्ता, पार्टी में मत उलझिएगा, जो इस कुर्सी पर कार्यकर्ता बैठेगा उसकी पार्टी में मत उलझिएगा, कार्यकर्ता को देखिएगा, कार्यकर्ता भाव को समझिएगा। तो हमारे साथ हैं आनंद जाट, जो नमस्ते। पेशे से पत्रकारिता को उन्होंने चुना और एक किताब भी उनकी आ चुकी है और अन्य किताबों पर भी उनका काम चल ही रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छा काम करने की छवि के साथ वो कांग्रेस में आगे बढ़े हैं और खुद राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी उसमें भी मध्य प्रदेश में वो उनके साथ गए। तो चलिए बात करते हैं और समझते हैं। लेकिन उनसे भी हमारा आग्रह रहेगा कि बात ये डिबेट नहीं है, ये शास्त्रार्थ नहीं है। यहाँ जो सच है कोशिश अपनी मर्यादा सीमा के भीतर है कि वो सामने आए। आनंद, आपने क्यों चुना एक राजनीतिक दल को जिसका नाम कांग्रेस है? क्या पत्रकारिता में मज़ा नहीं आया या सपने इतने बड़े थे कि वो राजनीति में ही विधायक या सांसद या और ऊंचे थे तो मुख्यमंत्री बनकर ही पूरे हो सकते थे? जब मैंने अपना होश संभाला उस समय मुझे कई बार ये लगा कि मैं अंदर से एक विद्रोही स्वभाव रखता हूँ, जिसमें अन्याय के प्रति विद्रोह है, असमानता के प्रति विद्रोह है। तो लीक कायर चले, लीक ही चले कपूत, बिना लीक चारों चले, दर्शन शायर सिंह और सपूत। तो मुझे ये लाइन उस समय अच्छी लगती थी। तो जब मैं 11वीं में विषय चयन की बात आई तो मैंने मैथ्स लिया, मैथमेटिक्स लिया। उसके बाद 2 साल बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं मैथमेटिक्स की बजाय पत्रकारिता में जाना पसंद करूँगा। तो मैंने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया, फिर पीजी भी की और बिज़नेस स्टैंडर्ड और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों में काम किया। लेकिन जब मैं ज़मीन पर आया, मैंने चीज़ें देखी तो मुझे लगा कि पत्रकारिता से मैं वो चेंज नहीं ला सकता। तो मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, पीएससी के इंटरव्यूज़ दिए और तमाम चीज़ें करने के बाद मैंने देखा कि जब सिस्टम को धीरे धीरे समझा, पीएससी की पढ़ाई के दौरान जब संविधान को पढ़ा, आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ा, तो देश का निर्माण कैसे हुआ और समाज में परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई टूल है, कोई साधन है, तो वो माध्यम केवल और केवल राजनीति है। जब आप सबसे बड़े स्तर के सामाजिक बदलाव के वाहक बन सकते हैं, तो राजनीति में मैं अपने
जो अंदर जो विज़न है, जो दृष्टि है, वो चेंज लाने के लिए आया हूँ कि मुझे अगर कभी जनता ने अवसर दिया, मेरी पार्टी ने अवसर दिया, तो मैं वो चेंज लेकर आऊँ। घर में कोई था राजनीति में? नहीं, मैं जब मतलब साल भर का भी नहीं था तब पापा गुजर गए थे, और मम्मी भी मेरी कभी स्कूल नहीं गई। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार जिसके पास खेती है, परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। सीहोर जिले में है आपका? हाँ, सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा में हमीदगंज तुमड़ी करके मेरे गांव का नाम है। और वहाँ से फिर निकल कर ये कहानी शुरू होती है। तो घर में, परिवार में राजनीति में कोई नहीं है, और कोई उंगली पकड़कर आगे बढ़ाने वाला भी नहीं था। लेकिन जब हम बढ़े तो बहुत सारे साथी मिले, बहुत सारे गुरु मिले, मार्गदर्शक मिले। आपसे भी उस समय मुलाकात हुई, आपने भी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सिखाई, बताई। जब मैं पत्रकारिता कर रहा था तो दूरदर्शन का एक गोल्डन जुबली कार्यक्रम था, उसमें आपको असिस्ट करने का अवसर भी मुझे उस समय मिला था। तो ऐसे ही अलग अलग गुरु मिलते गए और मैं सीखता गया, और फिर राजनीति में आया। तो राजनीति में जब मैंने देखा कि कहाँ मुझे खड़े होना चाहिए, तो चूँकि अंदर से स्वभाव हमेशा धारा के विपरीत रहने का है, तो उस समय मुझे जो विचारधारा बिल्कुल अच्छी लगी, और उस विचारधारा में संविधान सबसे कब आपने चुना राजनीतिक जीवन को, किस सन में? मैं 2018 से राजनीतिक जीवन में हूँ। आनंद, आप बीच में मैंने 2-3 बार आपको ये कहते सुना कि धारा के विपरीत चलना आपका स्वभाव है। क्या आप अपने को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं ये कहते हुए? क्योंकि अगर आप धारा के विपरीत यानी लड़ने में ही सुख पाते हैं, तो ये क्या विचारशील है ऐसा सोचना कि नहीं, मैं बीजेपी को इसलिए नहीं चुनूंगा कि मैं विद्रोही हूं, मैं विद्रोह के साथ चलना पसंद करता हूं? नहीं, विद्रोह का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि किसी सत्ता के प्रति विद्रोह। मैं वही जानना चाहता हूं। विद्रोह जो है, जो बनी बनाई व्यवस्था है, जो शोषण की व्यवस्था है, जो दमन की व्यवस्था है, जो अन्याय को पोषित करती है, उस व्यवस्था के प्रति विद्रोह है। अगर 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिल जाती तो मुझे राजनीति करने की क्या ज़रूरत है? अगर महंगाई कम हो जाती तो मुझे राजनीति करने की ज़रूरत नहीं ना, मैं तो अपना काम कर रहा था। मैंने समाज में देखा कि जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं आनंद, तो एक निबंध की तरह लगता है, और वो हर राजनीतिक दल पर लागू होता है, सिर्फ आप पर या बीजेपी पर नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा रियलिस्टिक होकर हम बात करें। रियलिस्टिक ही बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं मतलब जब ज़मीन पर राजनीति करता हूँ तो उसमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं। आप रोज़गार नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये स्वीकार तो करें कि हाँ, हम नहीं दे पाए। अगर बात सुनेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? लोकतंत्र विचार विमर्श से, संवाद से, असहमति से, और असहमति के बाद संवाद और फिर सहमति से लोकतंत्र चलता है। लेकिन अगर आप एक बड़ा तबका जो आपसे असहमत है, उसको सुनना ही बंद कर देंगे तो कैसे लोकतंत्र चलेगा? चलिए, तो फिर हम लौटते हैं 2018। आनंद जी ने चुन लिया है कांग्रेस पार्टी को, और वो ये मानते हैं कि बीजेपी जो वायदे करती है वो पूरे नहीं हुए हैं। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अकेले वायदों की बात नहीं है, उसमें कई सारी चीज़ें हैं। जी, मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। 2018 आपने चुना जी, तो कैसे ये हुआ? कोई आपने यहाँ आकर किसी कार्यक्रम में विधिवत सदस्यता ली, या औपचारिक रूप से जिस तरह से कुछ पैसे जमा करके, या ऑनलाइन भी व्यवस्था होती है? हाँ, इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो जब मैं सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर रहा था, उस समय जो संविधान और ख़ास तौर से पंचायती राज की व्यवस्थाओं को मैंने पढ़ा, राजीव गांधी जी मेरे इंस्पिरेशन हैं। तो जब उनको पढ़ा तो मुझे वो विचारधारा कांग्रेस पार्टी की वो ज़्यादा करीब लगी। और 2018 का चुनाव आया तो चूँकि बुधनी विधानसभा से हूँ, तो उस समय वहाँ से अरुण यादव चुनाव लड़े थे। तो उस समय मैंने पहली बार सक्रिय तौर पर चुनाव प्रचार में भाग लिया। और फिर 2018 में ही राहुल गांधी जी बार बार कह रहे थे कि युवाओं को, जो सामान्य परिवार के हैं, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवा हैं,
उन्हें हम अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं। यानी कि ये वो विज़न है जो महात्मा गांधी ने एक अभिजात्य वकीलों की पार्टी को आम जनता की पार्टी बना दिया था। तो समय के साथ कुछ चीज़ें कांग्रेस में वापस पहले जैसी हुई, राहुल गांधी उसे फिर वापस से आम युवाओं की, आम जनता की पार्टी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसी में एक यूथ कांग्रेस का नेशनल एक टैलेंट हंट हुआ था, तो उसका फॉर्म मैंने फिल किया। मेरे पास उधर से कॉल आया, बातचीत हुई, कई दौर के इंटरव्यू हुए और मैं इस तरह पार्टी में प्रवक्ता बना। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, इस तरह के इंटरव्यूज जो होते हैं? क्यों राजनीति करना चाहते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप और कई मतलब साल भर तक स्क्रूटनी हुई, साल भर तक ये स्क्रूटनी हुई कि कई सारे विषय दिए गए और उन विषयों पर लगातार बोलना है और बोलने के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी उन वीडियोस को डालना है। तो आपका एक साथ ये चेकअप हो जा रहा है कि आप डरते तो नहीं हैं, आप व्यवस्था के जो प्रतिमान हैं उन प्रतिमानों से कहीं आपके मन में भय तो नहीं है। वीडियोस जो हैं ये अभी सोशल मीडिया पर एस्टेब्लिशमेंट नहीं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, नीतिगत हैं। कांग्रेस और भाजपा की जो सरकार से नीतिगत विरोध हाँ, से जुड़े नीतिगत विरोध से जुड़े हुए हैं कि भाई और ये कह सकते हैं कि उस समय सोशल मीडिया का दौर हाइप पर इसलिए भी गया कि 2020 में लॉकडाउन लग गया। आपके पास कितनी ज़मीन है गांव में? मेरे पास लगभग हम 2 भाई हैं और 63 एकड़ ज़मीन है। अच्छे काश्तकार हैं जी। तो डर नहीं लगा कभी कि आपने जिस पार्टी को चुना है वो अपोजिशन की पार्टी है और कुछ हार्डशिप्स आ सकती हैं, कुछ मुश्किलें आ जाती हैं? क्योंकि कई बार हिंदी फिल्में भी बहुत डराती हैं। राजनीति का जैसा चेहरा हम देखते हैं और जैसा पश्चिम बंगाल में हम सुनते हैं कि टीएमसी और टीएमसी के पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं का एक गिरोह बन जाता है और वो गिरोह बहुत तरीके से आगे बढ़ता है और ये सभी पार्टियों पे कमोबेश आरोप लगता है। चिंता नहीं हुई आपको कभी? नहीं, कुछ कभी इस तरह का महसूस नहीं हुआ। कुछ बाधाएं आई हैं और वो प्रशासन ने पैदा की है, बिजली कंपनियों ने पैदा की हैं, लेकिन मेरे घर का एक एक सदस्य आज इस बात के लिए तैयार है कि आप जो करना चाहें कर लें। मैं अपने विचारों लेकिन से ऐसी कोई परेशानी नहीं आई नहीं, आपको मतलब जिससे ये लगे कि नहीं बाधा पैदा की जा रही है? बाधा तो हर पल पैदा की जाती है, लेकिन ऐसा कोई विषय नहीं था। हाँ, मतलब व्यक्तिगत विषय के तौर पर मैं देखूं तो कुछ झूठे प्रकरण बनाए गए हैं, वो भी आपराधिक नहीं है, सिविल के हैं। अगले सवाल पर आता हूँ जी। आप आज की जिस राजनीति में, यहाँ ऐसा लगता है कि ना कांग्रेस बीजेपी को माफ करने के लिए तैयार है या सम्मान देने के लिए तैयार है, ना बीजेपी कांग्रेस के लिए इस तरह का भाव रखती है। इज इट ट्रू सर? नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं देखता। मैं कांग्रेस के नजरिए से मत देखिए। नहीं, मैं बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखिए। क्योंकि मैंने 2014 के पहले भी राजनीति देखी है, मैंने 2014 के बाद की राजनीति भी देखी है। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दिग्विजय सिंह जी को भी देखा है, शिवराज सिंह जी को भी देखा है। और शिवराज सिंह जी जब 2014 तक नहीं आया था तो ईदगाह पर जो है वो कांग्रेस नेताओं के साथ ही ईद मनाने वाले मुस्लिम भाई बहनों को ईदगाह पर बधाइयाँ देना चाहते थे। तो नेता सदन और नेता विपक्ष दोनों साथ जाते थे, एक जगह दिखते थे। ये सौजन्यता की संस्कृति मध्य प्रदेश की और देश की राजनीति की पहचान रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटनों में कोई समस्या थी, उन्हें घुटने खराब हो गए थे, उन्हें ठीक कराने के लिए ज़बरदस्ती राजीव गांधी जी ने भेजा था। लेकिन क्या 2014 के बाद ही ये संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति खराब हुई है? पार्टी के नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने कहा जब मैं नर्मदा परिक्रमा पर था 2017-18 में, गुजरात में कुछ अधिकारी अचानक घने वन क्षेत्र में मेरे पास आए। ये दिग्विजय सिंह जी का भाषण है और उन्होंने मुझसे कहा कि हमें अमित शाह जी ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि आपको कोई असुविधा ना हो क्योंकि ये क्षेत्र सघन वन क्षेत्र है, आप कहीं भटक ना जाएं, कृपया इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। मैं कल ही सीहोर से लौटा हूँ और सीहोर में किसान आंदोलन था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी के साथ उनके नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन था। तो ये क्या हो गया है, मध्य प्रदेश की क्या संस्कृति हो गई है कि कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं आ रहा है?
और ये भी संस्कृति है कि कुत्ते को हम प्रतिरूप बना दें प्रशासनिक मुखिया का। क्या करें? नहीं, ये भाई जनता, अल्टीमेटली जनता के मुद्दे हैं ना ये, और जनता की बात अगर नहीं सुन रहे हैं तो भाजपा का अधिकारियों ने पट्टा पहन रखा है ना, तो हम क्या करें? सांकेतिक है ना भाई, सांकेतिक होली जलाई थी हमने महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो अब सांकेतिक जो जैसा कर रहे हैं। तो आप डॉग लेके जाते हैं? नहीं, डॉग लेके नहीं जाते, वहीं से उठाते हैं, वहीं से लेते हैं। छिंदवाड़ा में किया हमने। भाई अधिकारियों को ये समझना पड़ेगा कि वो भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहें, किसी राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक तंत्र के प्रति निष्ठावान नहीं रहें। और अल्टीमेटली अगर हम लोकतंत्र हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जनता है, और किसानों की अगर गेहूं की तुलाई नहीं हो रही है तो वो जनता का मुद्दा है। ये बताइए, कभी नोकझोंक हुई टॉप लीडर्स के साथ, कुछ सैद्धांतिक भी और कुछ इसको लेकर भी कि भैया क्यों पक्षपात कर रहे हो? हाँ, होती है। अगर मतलब कई बार ये लगता है कि ये मेरे हक में नहीं है और किसी के हक में नहीं है, पार्टी के भी हक में नहीं है, तो सुनते हैं लीडर्स, सुनते हैं, एक्शन नहीं लेते। लेकिन नहीं, एक्शन करते हैं, एक्शन करते हैं। भाई मैं पार्टी को लेकर इतना आशान्वित इसीलिए हूँ, मेरी आंखों में कांग्रेस शब्द सुनकर चमक आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि सुन रहे हैं। मैं जो बात कहता हूँ, मतलब मेरी पार्टी में कोई कितना भी बड़ा नेता है वो भी उतना ही हकदार है जितना मैं हूँ। कोई मुझसे निचले स्तर पर काम करने वाला कार्यकर्ता भी उतने ही हक से अपनी बात कह सकता है पार्टी में जितना मैं कह सकता हूँ। लोग कहते नहीं, ये अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास कहने का तरीका है तो आपकी हर बात सुनी जाएगी। और कई बार ये होता है कि जैसे नेता प्रतिपक्ष जी हैं या प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इनके पास पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं की उम्मीदों का बोझ है, तो हर बार आनंद जाट को सब कुछ नहीं मिल सकता ना, दूसरे कार्यकर्ता भी लाइन में खड़े हैं। आपकी पार्टी में, बीजेपी में एक अंतर ये माना जाता है कि उन्होंने कई फिल्टर्स बनाए हुए। बिल्कुल सही बात है, हर व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष तक सहजता से नहीं जा सकता, मुख्यमंत्री तक नहीं जा सकता, मंत्री तक, तो फिल्टर्स हैं, इनसे बात करिए, इनसे बात करिए, इनसे बात करिए। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि फिल्टर्स नीचे तक जाने चाहिए और बहुत गंभीरता से जो फीडबैक दिए जा रहे हैं, जैसे आप हैं, आपने संघर्ष करके आज यहाँ तक रास्ता चुन लिया, किताब आपने लिख ली, राहुल गांधी जी से आपकी आत्मीय मुलाकातों के संदर्भ हैं, लेकिन हर कार्यकर्ता ऐसा नहीं है। वो बेचारा मन से कांग्रेस के साथ है, झंडा लेकर चल रहा है, लेकिन जब वो आता है और अपनी बुंदेली बघेली में कुछ कहता है, अरे बैठो यार, चलो चलो चलो, क्या है भरोसे, राम भरोसे हो जाएगा ना, कर तो दिया, तो वो कहाँ जाए? नहीं, हमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हमारी राजनीतिक समझ क्या है। राजनीतिक समझ यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता सब एक जाजम पर हैं। ये बात मैंने मतलब महसूस की है कई लेवल पर। लेकिन अगर कोई अपनी बात नहीं कह पा रहा है तो उसके लिए भी हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म है। संगठन प्रभारी के तौर पर संजय कामले जी हर किसी को बहुत धैर्य से सुनते हैं, सुखदेव पानसे जी बहुत धैर्य से सुनते हैं, कई सारे प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष हम लोग नियुक्त कर चुके हैं, और अब नए लेवल पर जो है मॉनिटरिंग का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है पार्टी ने। जो अब तक आपको अभाव दिखता था पार्टी में, टेक्नोलॉजी के साथ इंडिविजुअल डैशबोर्ड कार्यकर्ताओं के लिए तैयार कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो अब कोई कार्यकर्ता ये कहे कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन कुछ जो कई दौर देख चुके हैं राजनीति के, उन कार्यकर्ताओं की ये शिकायत है, क्योंकि राजनीति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। और एक बड़ा मौजूद शेर है इसमें कि किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसे फिर सब आता है। कॉलेज के दिनों में मैंने एक कच्ची पक्की सी कविता लिखी थी, जिसका भाव ये था कि हम कॉफ़ी हाउस में जब दोस्तों के साथ बैठते हैं और किसी सुंदर लड़की के साथ अपनी प्रभावशाली भूमिका का बढ़ा चढ़ाकर विवरण प्रस्तुत करते हैं, तो बाकी मित्र अपने चेहरे पर दबी छिपी ईर्ष्या के साथ बड़ी आसानी से पकड़े जाते हैं। राजनीति में भी आप सब जब अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ एक कक्ष में बैठते होंगे, जूनियर सीनियर को भाई साहब नमस्कार, भाई साहब आशीर्वाद है भाई साहब, लेकिन सबकी महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे को समझ में आती होंगी। सीनियर देखता होगा आनंद बहुत आगे बढ़ने वाला है, दबा के रखियो गुरु, लड़का बहुत तेज है, राहुल जी से भी मिलाता है सीधे, इसको पकड़ के रखना है।
आप सब भी जब ऐसे पकड़े जाते होंगे तो वो किस तरह का वातावरण रहता होगा? सब यही है लाइफ, इसी को एडजस्ट करना होगा। जो युवा कार्यकर्ता या राजनीति में आने के एस्पिरेंट्स होंगे उनसे क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि एक शालीनता और बातचीत, संवाद का क्रम कभी खत्म ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति राजनीति में स्वयं के लिए आता है, अपने क्षेत्र की जनता और अपने लोगों के लिए आता है। तो संसाधन सीमित हैं, जगहें सीमित हैं, लेकिन आपको अपना स्थान बनाना है। तो बातचीत में कोई कमी ना करें, जिससे भी बातचीत करना है, और ऐसे रिश्तों को बिल्कुल ना ढोएं जो आपके एक बार कुछ कहने से ख़त्म हो जाएं। अपनी बात कहने का साहस रखें। अगर आपकी बात सच्ची है, आपकी बात अच्छी है, तो ज़रूर सुनी जाएगी। चलिए, ये इम्पोर्टेंट बात आपने कही। ये मैंने हमेशा सुना कि महिलाओं के लिए राजनीति सुरक्षित नहीं है। उनका मान सम्मान, उनकी गरिमा, ये बड़ा हमेशा, और बड़े इसके, माफ़ कीजिएगा, मतलब बहुत सारा कि वहाँ सम्मान नहीं मिलता राजनीति में यथोचित जिस तरह से है। इसमें क्या सच है? कि बहुत सारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि क्या राजनीति वाकई महिलाओं के लिए बहुत असुरक्षित है, क्योंकि है तो पूरा मेल डोमिनेटेड। हाँ, देखिए, अभी तक जो सिस्टम है वो मेल डोमिनेटेड है, और हमारी सोसाइटी भी जो है उसका चरित्र भी है कि महिलाएं घर में रहें। इसलिए राजनीति में बहुत सारे ये महिलाओं के लिए रास्ते नहीं खुले हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में किसी भी युवा पुरुष के मुकाबले महिलाएं राजनीति में ज़्यादा सफल होंगी, क्योंकि उनका इमोशनल इंटेलिजेंस लड़कों से ज़्यादा है, उनका मैनेजमेंट लड़कों से अच्छा है, उनका लोगों की भावनाओं को समझने की जो शक्ति है वो लड़कों से ज़्यादा है। तो आने वाला समय महिलाओं को राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन अभी जो इकोसिस्टम है वो महिलाओं के लिए उतना फेवरेबल नहीं है जितना 21वीं सदी में होना चाहिए था। जी, और आगे कैसे देखते हैं? कांग्रेस ही रहेगी आपकी विचारधारा? हाँ, इसमें मतलब बिना शक के मैं खून की आखिरी बूंद तक राहुल गांधी जी के साथ हूँ। ऐसा डायलॉग हमने इसी स्टूडियो में आपके नहीं, कुछ नेताओं से सुना। मैं राज परिवार से नहीं आता। राज परिवार नहीं, बहुत साधारण परिवार से आने वाले भी लोगों के बारे में हमने अगर सुना। मुझे राजनीति में कहा यह जाता है कि एक बड़ी छलांग लगानी है तो 4 कदम पीछे हटो। नहीं शरद जी, इसका मतलब मैं आपको उदाहरण इसलिए दे पाऊंगा क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां मध्य प्रदेश का 16.5 साल मुख्यमंत्री जहां का विधायक रहा है। मुझे अगर जाना होता, अगर मुझे गाड़ी का शौक़ होता, बंगलों का शौक़ होता या ठेके पाने का शौक़ होता तो मैं उस तरफ होता, लेकिन मैंने नहीं चुना। मैं जनता का बेटा हूँ और जनता का बेटा ही बने रहना। ये हमारे पास सुरक्षित रहेगा ये? हाँ, हमेशा रखिए। कांग्रेस की सरकार कभी आई तो हम देखेंगे कि ठेके से आपकी कितनी दूरी रहती है और बड़ी बड़ी गाड़ियों से आपकी कितनी दूरी रहती है। एक और बात कहता हूँ कि जैसे भाजपा चल रही है, अगर ऐसी मेरी सरकार चलती है तो हमें सरकार में क्यों आना चाहिए? अगर आदिवासी सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो सरकार किस काम की है? हम पैदा होते हैं टैक्स देने के लिए, और स्कूल प्राइवेट, कॉलेज प्राइवेट, नौकरी के लिए प्राइवेट, और टैक्स देते रहते हैं। तो भाजपा कर क्या रही है? इस सोच के साथ राजनीति नहीं हो सकती। चलिए, इस पे आपने बड़ी अच्छी सेइंग कही दी है। बहुत शुक्रिया आनंद। आपने सबसे पहली चीज़ तो सेल्फ इम्पोजिंग बात नहीं की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि राजनेता के भीतर का राजनेता प्रकट हो ही जाता है और वो हर बात को उसी तरफ ले, जिंदाबाद जिंदाबाद, इस सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है। यही नैरेटिव बातचीत को भी बहुत उबाऊ बना देता है कई बार, जिसका आरोप हमारी डिबेट्स में लगता है कि एक ही जैसा, एक ही पेरीफेरी में घूमती हैं वो सारी चीज़ें। और आपकी ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा कंक्लूड करते हुए कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। राजनीति कभी सीधी रेखाओं में नहीं चलती। ये राजनीति के दावानल, राजनीति के गहरे कुएं, राजनीति की अनिश्चितताएं जो शानदार भी होती हैं। नरसिम्हा राव जा रहे हैं, सामान पैक है हैदराबाद के लिए, और फरमान आ जाता है कि हुजूर आप तो प्राइम मिनिस्टर होने जा रहे हैं, कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं आप। और ऐसे बहुत से किस्से आपको भारतीय राजनीति में या विश्व राजनीति में मिलेंगे। और यही वजह है
कि जिस तरह मुंबई अनेक युवा सपने लेकर जाते हैं, लड़के और लड़कियां, और सबकी निगाह में पुराने समय में दिलीप कुमार होते थे उनके आइडल, और मीना कुमारी या मधुबाला होती थी, और आज शाहरुख खान होते रहे होंगे। शाहरुख खान भी बुजुर्ग हो गए हैं अब, तो उसके बाद के जो चेहरे हैं वो होते होंगे। इसी तरह राजनीति में भी ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि आने वाले युवाओं का सपना होता है मुख्यमंत्री निवास, मंत्री, विधायक, सांसद, फरफराती हुई सफ़ेद गाड़ियाँ जो निकलती हैं, और सफारी में बैठा हुआ चश्मा लगा एक भावहीन शून्य वाला गार्ड जो हाथ में गन भी लिए रहता है। राजनीति का ये सपना लगातार राजनीति के भंवर में ऊपर नीचे चोट लगने के बाद भी उसके मन में जीवित रहता है, लेकिन ये भी पूरा सच नहीं है। इसमें कुछ ऐसे चेहरे भी हैं, आनंद भी वो चेहरा हो सकते हैं, जो राजनीति के इस तथ्य को तो समझते हैं, और ऐसा भी नहीं कि इस महत्वाकांक्षा से वो मुक्त होंगे, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ भाव है कि नहीं, कुछ करना है, सेवा करनी है, कुछ अलग करना है। जिस पार्टी से वो जुड़े हैं उस पार्टी के आइडियोलॉजी को नीचे तक ले जाना है। बहरहाल उन्हें शुभकामनाएं दी जानी चाहिए। इस कार्यक्रम में हम आगे भी उन कार्यकर्ताओं से बात करेंगे जो अपना सब कुछ पार्टी को समर्पित करके उसे पार्टी बनाते हैं। नमस्कार।